अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़ैट्स। इब्तिदाई लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो तरीक़े से डिवाइडेड हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये तीन आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तमाम विटामिन्स, मिनरल्स ये आते हैं। तो अब हम इस वक्त थर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फैट्स। फ़ैट्स की भी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसकी ज़रूरत हमेशा से रही है और रहेगी। ये भी एनर्जी सोर्स है और अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बॉडी में एक वार्मथ फीलिंग भी जनरेट करते रहते हैं और एक इंसुलेशन का भी काम करते हैं, यानी जो इंटरनल बॉडी हीट है उसको प्रिजर्व करते हैं। तो एनाटॉमिकल फ़ैट ख़ास तौर पे ये काम करती है कि इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। आइए मज़ीद तफसीलात डिस्कस करते हैं। फ़ैट्स को चार मुख्तलिफ़ बुनियादी किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 सैचुरेटेड फ़ैट्स, मोनो सैचुरेटेड फ़ैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स और ट्रांस फ़ैट्स। देखिए, सैचुरेटेड फ़ैट्स का मतलब ये होता है कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स में, अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ़ैट बेसिकली हाइड्रोकार्बन है और मुख्तलिफ़ कार्बन्स की तादाद अलग अलग फ़ैट्स में पाई जाती है। इन कार्बन्स के दरमियान में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा और ये कार्बन जो है वो सेटिस्फाई हुआ होता है अपने 4 वैलेंसीज से। अच्छा, जब सिंगल बॉन्ड से ये दोनों एडजेसेंट कार्बन्स अटैच होते हैं तो होता ये है कि बॉडी में कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके नतीजे में हो ये रहा होता है कि कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच है तो वो रिमूव भी हो रही होती है और वहाँ आकर कोई और चीज़ ऐड हो रही होती है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ये जिस्म में मुख्तलिफ़ एंजाइम्स की मदद से होता है सारा ये अमल। लेकिन सैचुरेटेड फ़ैट्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से एंजाइमेटिक एक्टिविटी को लेते नहीं हैं, चूँकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और केमिस्ट्री आपने पढ़ी भी है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एडजेसेंट कार्बन्स के दरमियान में। लिहाजा सैचुरेटेड फ़ैट्स अगर ज़्यादा खाए जाएंगे तो जिस्म को मेटाबोलाइज़ करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है। ऑल्दो कि सैचुरेटेड फ़ैट्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है, वो ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा मक़दार में अगर ले लिए जाएंगे तो इनका मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है और एक जिस्म के ऊपर लोड आ जाता है, मेटाबॉलिक लोड क्रिएट करते हैं सैचुरेटेड फ़ैट्स। और चूँकि ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो अब इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि लीवर को कितना ज़्यादा इनके ऊपर काम करना पड़ेगा कि इनका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स कि कैलोरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी इसके मेटाबॉलिज़्म में। यानी फ़ैट को अगर एनर्जी देनी थी तो पहले बेसिकली फ़ैट को मेटाबोलाइज़ होने के लिए एनर्जी कंज्यूम करनी होगी। तो उसका मतलब यही हुआ ना कि जिस्म जो है वो तबदो करेगा इनको मेटाबोलाइज़ करने के लिए, तो इट बिकम्स हार्डर फॉर बॉडी, स्पेशली फॉर लिवर। अच्छा, इसके बरक्स मोनो सैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स की तरफ अगर जाएं तो इनमें थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन आता है, या हमें अंदाज़ा होता है कि भाई अब इसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं इसमें डबल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होता है। अच्छा, डबल बॉन्ड जो है वो बासानी टूट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इनको मेटाबोलाइज बासानी कर लेगा। और चूँकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है और दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐसी हैं कि जो जिस्म में जाने के बाद ये एटलीस्ट सयाल तो रहेगा, लिक्विड तो रहेगा,
सैचुरेटेड फैट जो हैं वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो उनको लिक्विड में लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, यानी उनको मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मोनो अनसैचुरेटेड में देखें मिसाल दी हुई है ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल की अफादियत बहुत ज़्यादा इस वक्त उरूज पर है, और साइंस इसके एविडेंसेस मेडिकल बेनिफिट्स ढूंढ रही है और प्रूफ भी कर रही है। ऑलिव ऑयल बेहतरीन ऑयल है, सुपर्ब ऑयल है। अच्छा, पॉली अनसैचुरेटेड में क्या है, वंस अगेन डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स शामिल होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है। तो यानी वेजिटेबल ऑयल जो हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहलाते हैं। और ट्रांस फैट्स जो हैं ये बेसिकली क्या होता है इनके अंदर कि ये हाइड्रोजनेटेड आधे हुए हुए होते हैं, यानी पार्शली हाइड्रोजनेटेड होते हैं, और लिक्विड ऑयल्स इंडस्ट्रियली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स। ये जो ख़ास तौर पे आपने जैसे देखा ना मार्जिन वार्जिन, ये वो इसमें फिट आते हैं एग्जांपल्स में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अब ये देखिए सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, इनकी सोर्सेज देखिए। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो एनिमल फैट्स जैसे कि फैटी मील, चिकना गोश्त, पोल्ट्री फैट्स, स्किन्स, और डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, मिल्क, आइसक्रीम, इनमें होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो कोशिश ये करें कि ये थोड़े कम खाए जाएं, ऑल्दो कि इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर है, लेकिन एक सर्टेन एज में इनका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए। ट्रांस फैट्स जो है वो फास्ट फूड में डीप फ्राइड फूड्स, मार्जरीन, ठीक है ना, प्रोसेस्ड स्नैक्स, ये जो पैकेज्ड फूड होता है या प्रोसेस्ड फूड होता है, इसके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं, तो इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। ये एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरकोलेस्टीमिया वाली कंडीशंस डेवलप करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं ये, जैसे एवोकाडो, ऑलिव ऑयल्स, वेरियस नट्स, मेवाजात जो हैं, और कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, इनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और पॉली अनसैचुरेटेड ख़ास तौर पे मछली, ठीक है जी, सैल्मन, टूना, सर्डिन्स, तमाम मछलियों में ये होता है, ख़ास तौर पे जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ठीक, और ग्रीन वेजिटेबल्स में ये चीज़ मौजूद होती है। तो अब ज़रा सा इस स्लाइड को अगर गौर से देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये ज़्यादा हेल्दी फैट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनको तो इस किस्म के ऑयल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए बनिस्बत सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स से। ये भी एक डायग्राम देख लीजिए, इसमें भी जो है सोर्सेस दिखाए हुए हैं, ठीक है जी, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, रेप्स सीड्स, आलमंड, कैशियोज़, हेज़लनट। ये हेज़लनट जो है मग़ज़ फिंदक कहलाता है, हमारे तिब्ब यूनानी में बड़ा इसका इस्तेमाल है। पीनट्स, पिस्ताशियो, ये तमाम चीज़ें। पॉली अनसैचुरेटेड में ऑयली फ़िश, कॉर्न ऑयल, सेसमी ऑयल, सोया ऑयल, फ्लैक्स सीड, अलसी जिसे कहते हैं, पाइन नट्स, सिसमी सीड, सनफ्लावर, वॉलनट, अखरोट जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ख़ास तौर पे ये दिमाग के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और कार्डिक हेल्थ के लिए, ठीक। तो ये तमाम इस तरीके से सोर्सेज हैं। अच्छा, इस स्लाइड को ज़रा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड, बेसिकली क्या है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में ये स्लाइड है, और एसेंशियल फैटी एसिड जो हैं वो 3 होते हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। अब यहाँ पर देखें ज़रा लिंक दिखाया हुआ है। ओमेगा 6 फैटी एसिड की सोर्सेज देखिए सीड ऑयल्स और एवोकाडोस, ठीक है, हेल्दी सोर्सेज हैं और ज़्यादातर जो है वो प्लांट सोर्स है। ओमेगा 6 जो है वो कन्वर्ट हो सकता है गैमा लिनोलिक एसिड में, और गैमा लिनोलिनिक एसिड जो है वो एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। GLA और AA, GLA के यूजेस देखिए, प्रोस्टानॉइड सीरीज़ 1, प्रोस्टानॉइड्स वो होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, इससे मुराद है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अपने फिर इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनमें वेज़ोडाइलेटेशन है, एंटी कोगुलेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी
तो अब देखिए कि लिनोलेनिक एसिड जो है, गामा लिनोलेनिक एसिड का जो फ़ायदा जिस्म को मिल रहा होगा वो इन टर्म्स ऑफ वेज़ोडाइलेटेशन। तो इसका मतलब ये कि ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हाई में वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और उसके बरक्स वेज़ोडाइलेटेशन जो है वो बीपी लो करता है। तो इसका मतलब है कि ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंटी कोगुलेंट है, तो इसका मतलब है कि खून में लोथड़े नहीं बनेंगे, खून जमेगा नहीं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसका मतलब है कि कहीं अगर वर्म है और कहीं अगर सेल इंजरी है तो उसमें ये फ़ायदा करेगा। ठीक, तो ये इसका फ़ायदा दिख रहा है। और गामा लिनोलेनिक एसिड जो है वो ओमेगा 6 फैटी एसिड से कन्वर्ट भी होता है, यानी उससे बनता है। और इसकी नेचुरल सोर्सेज भी हैं, इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, बोरेज ऑयल, ब्लैक करंट ऑयल। और ये बोरेज तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये गाउज़बान है। ठीक है, प्राइमोज जो है ये भी एक फूल होता है बहुत अच्छा। इसकी आजकल बड़ी मार्केटिंग चल रही है प्राइम रोज़ ऑयल की। और एलोपैथिक होम्योपैथिक मेडिसिन में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा जी, एरेक्डोनिक एसिड जो है वो भी प्रोस्टेनॉइड का इफेक्ट रखता है, लेकिन अपोजिट है गैमा लिनोलेनिक एसिड से इन टर्म्स ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, प्लेटलेट एग्रीगेटर है, स्ट्रॉन्ग प्रो इन्फ्लेमेटरी है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट काम करता है। बहरहाल कुदरत ने बनाया है एरेक्डोनिक एसिड भी। और एरेक्डोनिक एसिड जो है वो सेल इंजरी के बाद ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस को बढ़ाता है। अच्छा, ओमेगा 3 पर आ जाएं। ओमेगा 3 को लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। इसकी सोर्सेस नट्स, फ्लैक्स, चिया, हेम्प ऑयल, फिश। ये कन्वर्ट होता है इकोसेपेंटेनोइक एसिड में और इसकी सोर्सेस अलग से भी हैं, ऑयली फ़िश और क्रेल ऑयल, ये तमाम यानी मछली सोर्सेस जो है। इसका इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वेज़ोडाइलेटेशन है, एंटीकोगुलेटर है और माइनर प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी है। अच्छा, ये कन्वर्ट होता है डोकोसाहेक्सिनोइक एसिड में। DHA अक्सर फूड्स पर और फ्रूट कैंस के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होती है, DHA इतनी क्वांटिटी में, EPA इतनी क्वांटिटी में, GLA इतनी क्वांटिटी में। तो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स का जो स्टिकर होता है बाज़ प्रोसेस्ड कैंड फूड्स में, उसमें ये चीज़ें लिखी हुई भी होती हैं, जिसकी वजह से वो एक सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आ जाते हैं या सप्लीमेंट कहलाते हैं वो प्रोडक्ट्स। ठीक, और ये जो DHA है इसका विज़न में बहुत अहम किरदार है, आसाबी ताकत देता है नर्वस सिस्टम को और प्रेगनेंसी में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक, तो ये ज़रा ओमेगा 6, ओमेगा 3 और एरेक्डोनिक एसिड इसके बारे में डिस्कशन थी। उम्मीद है यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी।